नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ जी, नमस्कार। ये किताब काफी पुरानी है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं, इसकी जो सीख है और इसका क्या असर रहा उस पर आधारित है। सही। और हमारा मकसद आज यही है कि इसके पीछे का जो वित्तीय दर्शन है उसे समझें। ये क्यों इतनी प्रभावशाली हुई, और हाँ, कुछ विवादित बातें भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। किताब का जो आसास है वही बड़ा दिलचस्प है। दो पिताओं की कहानी, एक पुअर डैड जो पारंपरिक सोच वाले हैं, अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी, पैसे बचाओ। हाँ, वो टिपिकल रास्ता। और दूसरे हैं रिच डैड। उनकी सोच एकदम अलग। बिजनेस करो, निवेश करो, संपत्ति बनाओ, और सबसे जरूरी वो जो कहते हैं वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी इसी अंतर का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा नजरिया हमारे भविष्य को कैसे बनाता है। बिल्कुल, ये मानसिकता का खेल है पूरा। तो चलिए इसी सोच के फर्क से शुरू करते हैं। किताब का एक बड़ा दावा है कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज, वो हमें पैसे के बारे में कुछ खास नहीं सिखाते। हाँ, ये उनका एक मेन पॉइंट है। क्या ये कहना सही है कि स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाते हैं, पर पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है वो नहीं सिखाते? कियोसाकी का तो यही मुख्य तर्क है। बिल्कुल, उनका मानना है कि हमारी शिक्षा हमें एक अच्छा कर्मचारी, एक एम्प्लॉय बनना सिखाती है, पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं। अच्छा। उनके हिसाब से असली फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू होती है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से, जैसे संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज में क्या फर्क है, कैश फ्लो कैसे काम करता है और निवेश का असली मतलब क्या है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दौलत बनाने की नींव है। संपत्ति और देनदारी ये शब्द तो सुने, लेकिन कियोसाकी ने जिस तरह से इन्हें समझाया वो थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कोई चीज संपत्ति है या देनदारी, ये इस पर निर्भर करता है कि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। एकदम सही। ये ट्रेडिशनल परिभाषा से काफी हटके है। उनके मुताबिक संपत्ति वो है जो आपके लिए पैसा कमाए, भले ही आप उस वक्त काम ना कर रहे हो। जैसे किराए पर दिया गया घर, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, आपका कोई बिजनेस जिससे इनकम आ रही हो। और देनदारी वो जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहे, जैसे कार लोन की EMI। हाँ, या क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कम हो रही हो और उसे मेंटेन करने का भी खर्चा हो। तो इस हिसाब से हमारा अपना घर जिसमें हम रहते हैं वो भी देनदारी हो सकता है, क्योंकि लोन जाता है, मेंटेनेंस, टैक्स। हाँ, और ये बात बहुत लोगों को चौंकाती है। ये कियोसाकी के सबसे विवादास्पद पर शायद सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक है। अच्छा। उनका तर्क है कि अमीर लोग लगातार ऐसी संपत्ति बनाने या खरीदने पर फोकस करते हैं जो कैश फ्लो जनरेट करे, पैसा लाए, और बाकी लोग, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग वो अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझ लेते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सोचते हैं नेटवर्थ बढ़ रही है, पर असल में कैश फ्लो कमजोर हो रहा होता है। कियोसाकी कहते हैं कि ये सोच का फर्क ही लंबे समय में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर देता है। हालांकि इस पर लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही सिंपल कर दिया। घर की अपनी एक इमोशनल वैल्यू भी होती है और वक्त के साथ कीमत बढ़ भी सकती है। हाँ, बिल्कुल, और ये आलोचना जायज भी है। किताब कई बार बारीकियों को नजरअंदाज करती है, ये सच है। तो फिर देखिए, शायद उनका मकसद परिभाषा की बारीकी से ज्यादा पढ़ने वाले की सोच को हिलाना था, उसे ये सोचने पर मजबूर करना कि जिसे आप एसेट समझ रहे हैं, क्या वो सच में आपकी जेब भर रहा है। सही बात है। इसी सोच से जुड़ा एक और मंत्र है किताब का, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है। हाँ, है तो। पर असलियत में इसका मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे समझें, खासकर जब ज्यादातर लोग सैलरी पर ही जीते हैं? ये कियोसाकी के दर्शन का कह सकते हैं दिल है। पुअर डैड की सोच क्या है? मेहनत करो, अच्छी सैलरी पाओ और उसी सैलरी से खर्चे चलाओ। ये है एक्टिव इनकम। रिच डैड की सोच है, ऐसा सिस्टम बनाओ या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाती रहें, चाहे तुम उस वक्त काम कर भी रहे हो या नहीं। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। तो इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए है? किताब के अनुसार नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कई हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट से किराया आना, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड मिलना, आपकी लिखी किताब या गाने से रॉयल्टी आना। अच्छा। या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चल सके, मतलब सिस्टम पर चलता हो,
शुरुआत छोटी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पहले दिन से लाखों आए, ठीक है। लेकिन लक्ष्य ये होता है कि धीरे धीरे इन पैसिव इनकम स्रोतों को इतना बढ़ा लिया जाए कि वो आपके रोज के खर्चों से ज्यादा हो जाएं। अच्छा। कियोसाकी के मुताबिक असली वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो। तब आप पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से आजाद हो जाते हैं। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी काफी नहीं है, शायद मानसिकता में भी बड़ा बदलाव चाहिए। किताब इस पर बहुत जोर देती है, माइंडसेट मैटर्स। हाँ बिल्कुल, कियोसाकी का मानना है कि पैसे को लेकर हमारे जो फैसले होते हैं वो अक्सर दो भावनाओं से चलते हैं। डर और लालच। डर और लालच। कैसे? डर, अगर पैसा डूब गया तो, नौकरी चली गई तो, ये डर हमें सेफ जोन में रखता है, हमें रिस्क लेने से रोकता है। सही बात है। और दूसरी तरफ है लालच। अरे सब लोग इसमें पैसा लगा रहे, मैं भी लगा दूं, मुझे ये महंगी चीज अभी चाहिए। ये हमें बिना सोचे समझे फैसले करवाता है। तो क्या करें? इन भावनाओं को खत्म कर दे? नहीं, खत्म नहीं करना। कियोसाकी कहते हैं इन्हें समझना है और कंट्रोल करना है। रिच डैड की मानसिकता डर को अवसर में बदलती है। अच्छा, वो कैसे? वो पूछते हैं, अगर मैं पैसे खोता हूं तो इससे सीखूंगा क्या? वो रिस्क से भागते नहीं, उसे समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और लालच का क्या? वो लालच को मोटिवेशन बनाते हैं। मुझे ये चाहिए तो मैं इसे खरीदने के लिए संपत्ति कैसे बना सकता हूं, बजाय इसके कि कर्ज लेकर खरीद लूं। ये दिमाग को प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन खोजने के लिए ट्रेन करने जैसा है। और ये मानसिकता सीधे तौर पर जुड़ती है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और निवेश से। किताब नौकरी की सुरक्षा को एक तरह का जाल बताती है जो हमें बड़े अवसर लेने से रोकता है। हाँ, उनका तर्क है कि नौकरी आपको एक रेगुलर इनकम तो देती है, पर आपकी कमाई की एक लिमिट होती है। उद्यमिता या निवेश में रिस्क ज्यादा है, फेल होने का चांस भी है, लेकिन साथ ही अनलिमिटेड ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम की संभावना भी है। तो ये कर्मचारी वाली सोच से मालिक या निवेशक वाली सोच में शिफ्ट होने की बात है। एग्जैक्टली। कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने पर फोकस करता है, मालिक या निवेशक एसेट बनाने और सिस्टम बनाने पर। इसी मालिक वाली स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा, जैसा किताब में बताया गया है, वो है कॉरपोरेशंस और टैक्स के नियमों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ये हिस्सा अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये सच है, और ये थोड़ा पेचीदा विषय भी है। किताब का मूल विचार ये है कि टैक्स के जो कानून हैं वो अक्सर कर्मचारियों की तुलना में बिजनेस मालिकों और निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कैसे? एक कॉरपोरेशन के जरिए कानूनी तौर पर कई तरह के खर्चों को आप अपनी इनकम से घटा सकते हैं, जो एक सैलरी वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इससे टैक्स का बोझ कम हो सकता है। लेकिन क्या ये सलाह थोड़ी खतरनाक नहीं है? मतलब कहीं ये टैक्स बचाने के गलत तरीकों को बढ़ावा तो नहीं देती? और क्या ये आम आदमी के लिए वाकई प्रैक्टिकल है? ये आलोचनाएं बिल्कुल सामने आई हैं। किताब पर यह आरोप है कि वो टैक्स नियमों को जरूरत से ज्यादा सिंपल करके बताती है या थोड़ी एग्रेसिव व्याख्या करती है। और हाँ, एक छोटा बिजनेस शुरू करना और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझना ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। यहाँ कियोसाकी का मकसद शायद ये दिखाना था कि अमीर लोग पैसे के खेल के नियम समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग अनजाने में नुकसान उठाते हैं। तो इसे फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना ले। हाँ, इसे कॉन्सेप्ट की तरह देखना ज्यादा सही होगा, न कि सीधी साधी सलाह। तो ये सब सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिर्फ किताबें पढ़ना या असल में कुछ करना? कियोसाकी का जोर हमेशा करके सीखने पर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। उनका मानना है कि असली फाइनेंशियल एजुकेशन क्लासरूम में नहीं मिलती। तो कहाँ मिलती है? वो मिलती है असल दुनिया में, इन्वेस्ट करके, बिजनेस शुरू करके, गलतियां करके, उनसे सीख कर और फिर से कोशिश करके। फाइनेंशियल ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, वो अनुभव भी है। तो मतलब असफलता को रास्ते का रोड़ा नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा मानना होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है पर असल में मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, असफलता को स्वीकारना और उससे सीखना ये रिच डैड मानसिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर इन्वेस्टमेंट सफल नहीं होगा, हर बिजनेस नहीं चलेगा। सही। लेकिन हर अनुभव आपको कुछ सिखाएगा, आपको एक बेहतर इन्वेस्टर या उद्यमी बनाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना और असफलताओं को झेलना, ये इस सफर का हिस्सा है, ऐसा किताब का मानना है। अगर हम किताब की पूरी ताकतों को देखें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद इसकी सादगी और कहानी कहने का अंदाज है। इसने मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल टॉपिक्स को आम लोगों के लिए आसान बना दिया। सही कहा। इसकी जो मोटिवेशनल टोन है, उसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में अपनी सोच बदलने और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठाने के लिए इंस्पायर किया। हाँ, और 1997 में आई थी ये किताब, पर इसके जो मूल संदेश हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन,
एसेट बनाना, पैसिव इनकम, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, यही इसकी स्थायी अपील है। लेकिन जहाँ ताकतें हैं वहाँ कमजोरियाँ और आलोचनाएं भी हैं। जैसे हमने बात की, अति सरलीकरण मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा आरोप है। असल दुनिया किताब की कहानियों से ज्यादा जटिल है। हाँ, और एक और आलोचना है कि ये प्रेरणा तो देती है पर ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कम देती है। मतलब पढ़ने वाला उत्साहित तो हो जाता है पर उसे ये नहीं पता चलता कि कल सुबह उठकर उसे ठीक ठीक करना क्या है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि रिच डैड की कहानी कितनी असली है और कितनी काल्पनिक। हाँ, ये भी सुना है। और ये भी कि क्या ये किताब जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने को बढ़ावा देती है बिना सेफ्टी नेट के महत्व पे जोर दिए? ये एक वाजिब चिंता है। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता और हालात अलग अलग होते हैं। जो स्ट्रैटेजी एक के लिए काम कर जाए वो दूसरे के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो किताब से प्रेरणा लेना एक बात है और उसे आंख बंद करके फॉलो करना दूसरी। एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? कौन पढ़े इसे? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकती है जो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं, जो सिर्फ सैलरी से आगे बढ़कर पैसे और एसेट बिल्डिंग को समझना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी जो अपनी 9 to 5 की नौकरी से थोड़ा ऊब चुके हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता ढूंढ रहे हैं। छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकती है, ताकि वो शुरू से पैसे को लेकर एक सही मानसिकता बना सकें। हाँ, बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो लोग उद्यमी या निवेशक बनने की सोच रहे हैं उन्हें इससे काफी प्रेरणा और एक अलग नजरिया मिल सकता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई अकादमिक किताब या इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। सही कहा। इसे एक शुरुआती विचार जगाने वाली किताब के तौर पर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो रिच डैड पुअर डैड मुख्य रूप से एक माइंडसेट परिवर्तन यानी माइंडसेट शिफ्ट लाने वाली किताब है। हाँ, ये तकनीकी बातों से ज्यादा इस पर फोकस करती है कि आप पैसे, संपत्ति, काम और रिस्क के बारे में सोचते कैसे हैं। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल साक्षरता की जरूरत पर जोर देती है। लोगों को नौकरी की सुरक्षा वाले दायरे से बाहर निकलकर संपत्ति बनाने और पैसिव इनकम कमाने के लिए प्रेरित करती है। और इसका अंतिम लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता। ये एक तरह की फिलॉसफी ज्यादा है, प्रैक्टिकल मैनुअल कम। एग्जैक्टली। और शायद यही इसकी इतनी स्थायी लोकप्रियता का कारण भी है। इसने लोगों को पैसे के बारे में एक बिल्कुल नए ढंग से सोचने पर मजबूर किया। ठीक है, तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वे विचार कर सकें। हाँ, जरूर। कियोसाकी की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम रिच डैड का रास्ता पर बहुत जोर देती है, लेकिन आज की जो अनिश्चित दुनिया है उसमें सुरक्षा और स्थिरता, पुअर डैड की चिंता की जरूरत भी उतनी ही असली है। तो सवाल ये है कि इन दोनों स्वतंत्रता की चाह और सुरक्षा की जरूरत के बीच एक प्रैक्टिकल बैलेंस कैसे खोजा जा सकता है। और ये भी कि इस किताब से जो मानसिकता बदलने की प्रेरणा मिलती है उसे हम अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारना शुरू कर सकते हैं बिना उन जोखिमों में पड़े जिनका जिक्र आलोचनाओं में हुआ है।